कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज से जिसे इंसान सदियों से छुपाता आया है। फाउंटेन ऑफ यूथ का राज एक ऐसा जादुई पानी जिसका एक घूंट इंसान को अमर और असीम शक्ति दे सकता है, लेकिन हर वरदान के पीछे छुपी होती है एक श्राप की कीमत, और इस बार वो कीमत है इंसानी जिंदगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के शहर बैंकॉक से। लूक नाम का एक आदमी अपने स्कूटर पर मजे से जा रहा होता है। उसकी पीठ पर एक पेंटिंग टंगी होती है। इस बीच कासम नाम का एक आदमी उसको बार बार फोन कर रहा होता है, लेकिन लूक बेपरवाह होके कॉल काटता रहता है। तभी कासम उसके सामने आ जाता है। कासम गुस्से में लूक को धमकाता है कि ये पेंटिंग उसके बॉस की है और उसे वापस कर देनी चाहिए, लेकिन लूक कोई आम इंसान नहीं है। वो एकदम कूल होकर सिचुएशन हैंडल करता है। एकदम से ब्रेक मारकर वो सभी गाड़ियों को चकमा देता है और भाग निकलता है। कासिम के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन लूक गलियां, सड़कें और रास्ते बदलते हुए सबको बेवकूफ बनाता है। आखिर में वो स्कूटर लेकर सीधा ट्रेन स्टेशन आ जाता है और चलती हुई ट्रेन पकड़कर उस पर चढ़ जाता है और कासिम से अपना पीछा छुड़ा लेता है। ट्रेन में लूक थोड़ी चैन की सांस लेता है। उसके सामने बैठी होती एक लड़की जिसका नाम एस्मे होता है। उसकी नजर सिर्फ लूक पर होती है। वो साफ कहती है कि वो पेंटिंग लेने आई है। अगर लूक ने उसे ना दी तो उसके आदमी उसे मार देंगे। लूक पहले तो डर जाता है और पेंटिंग उसके हाथ में दे देता है। जैसे ही एस्मे उसे ले जाने लगती है, लूक पलटकर हमला करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। एस्मे के आदमी भी लूक को मारने लगते हैं, लेकिन लूक अपनी तेज सोच और चालाकी से उन्हें हरा देता है। पेंटिंग वापस ले लेता है और एस्मे को एक बाथरूम में बंद कर देता है। फिर वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर रास्ते से बच निकलता है और अपने आदमियों को फोन करके वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी मुड़ती है लूक की बहन शार्लेट की तरफ। लंदन में शार्लेट अपने खराब शादीशुदा जिंदगी और होने वाले तलाक के कारण परेशान होती है। वो एक म्यूजियम में काम करती है जहाँ पेंटिंग्स की देखरेख और बेचने का जिम्मा उसका होता है। एक दिन म्यूजियम में अचानक लूक आ जाता है। बहुत सालों बाद उसे देखकर शार्लेट हैरान रह जाती है, क्योंकि दोनों का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है। लूक उसे बातों में उलझाकर कहता है कि म्यूजियम की एक पेंटिंग नकली है। जैसे ही शार्लेट पेंटिंग देखने में बिजी हो जाती है, लूक दूसरी पेंटिंग चुरा लेता है और भाग निकलता है। शार्लेट उसका पीछा करती है। लूक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और कहता है कि पेंटिंग वो तभी देगा जब वो उसके साथ चलेगी। कार लेकर लूक चालाक तरीके से पुलिस को भी चकमा दे देता है। एक बड़ी ट्रक के अंदर अपनी कार ले जाकर वो सभी की नजर से गायब हो जाता है। ट्रक के अंदर लूक और उसका दोस्त मर्फ पेंटिंग में कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो लूक गुस्से में मर्फ पर चिल्ला पड़ता है। शार्लेट भी उनसे उलझ जाती है। बातों बातों में लूक उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो म्यूजियम के पास होती है। वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर जमाल उसे पकड़ लेता है और चोरी का जिम्मेदार शार्लेट को मान लेता है। लेकिन बाद में सबको पता चलता है कि लूक ने पेंटिंग वापस रख दी है। इस बात से शार्लेट भी कंफ्यूज हो जाती है और जमाल को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में शार्लेट मर्फ को फॉलो करते हुए लूक तक पहुंच जाती है। वहां वो ओवन, एक अमीर करोड़पति आदमी से मिलती है। शार्लेट को जल्दी ही समझ आ जाता है कि लूक, मर्फ और ओवन एक ही टीम में काम कर रहे हैं। उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसके चक्कर में उसकी नौकरी चली गई, लेकिन ये सब एक बड़ा प्लान होता है। ओवन शार्लेट को बताता है कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में है, एक ऐसा झरना जिसका पानी पीने से इंसान अमर हो जाता है और कभी बूढ़ा नहीं होता। ओवन कहता है कि उसे कैंसर है और उसकी जिंदगी सिर्फ इसी एक चीज से बच सकती है। इसी वजह से वो लूक और बाकी लोगों को पैसे देकर अपने मिशन पर काम करवा रहा है। शार्लेट ये सब सुनकर हिल जाती है। उसके लिए ये सिर्फ एक किताब की कहानी है। वो कहती है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती, लेकिन फिर समझ जाती है कि लूक ने उसे अपने डेंजरस मिशन में खींच लिया है, बड़ी ही चालाकी से। शार्लेट इसके लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसकी जिंदगी पहले ही बिगड़ चुकी होती है। तलाक, टेंशन और अकेलेपन के बीच एक उम्मीद की शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ अलग हो। लूक और उसकी टीम उसे अपना राज बताते हैं। वो कहते हैं कि फाउंटेन ऑफ यूथ को सदियों से दुनिया से छुपा कर रखा गया है। कई परिवार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस राज की रक्षा करते आए हैं। शार्लेट हैरान होती है और कहती है कि अगर लोगों ने छुपाने के लिए इसे इतनी कोशिश की है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हमें इसे ढूंढना ही नहीं चाहिए। लेकिन लूक उसकी बात को
नजरअंदाज करता है और कहता है कि किताबों में लिखा है जो इस फाउंटेन का पानी पीता है उसे दौलत, शोहरत और अमर होने की शक्ति मिलती है। मर्फ शार्लेट को और डिटेल में बताता है कि 1600 के आसपास 6 आर्टिस्ट ने मिलकर फाउंटेन की लोकेशन को 6 पेंटिंग्स में छुपा दिया था और लूक ने वो सारी पेंटिंग्स एक साथ इकट्ठा कर ली हैं। एक बैंकॉक से एक म्यूजियम से चुराई गई थी। पेंटिंग के पीछे एक खास स्याही से कोड लिखे होते हैं जो समझना मुश्किल है। यही उन्हें शार्लेट की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो म्यूजियम में काम करते हुए पेंटिंग्स और हिस्ट्री की माहिर होती है। शार्लेट पेंटिंग को देखती है और सच बताती है। जो पेंटिंग म्यूजियम से चुराई गई थी वो असली नहीं बल्कि एक डुप्लीकेट है, मतलब उसके पीछे लिखा कोड बेकार है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। शार्लेट ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि उसे अपने बच्चे से मिलना है क्योंकि डाइवोर्स के बाद पति उसके बच्चे को उससे छीन लेगा। तभी ओवेन उसे कहता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने पैसे से तुम्हें सबसे बड़ा वकील दिलवाऊंगा, फिर तुम्हारा बेटा तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। शार्लेट जाते जाते लूक को एक किताब के बारे में बता जाती है। लूक लाइब्रेरी पहुंचता है और किताब पढ़कर एक नया राज समझता है। 1915 में एक बड़ा जहाज समंदर में डूब गया था जिसमें 1000 लोग मारे गए थे और उस जहाज के साथ पेंटिंग भी डूब गई थी। अब टीम डिसाइड करती है कि वही उनकी अगली मंजिल होगी। ओवेन अपने पैसों का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को बुलाता है। वो लोग समंदर के अंदर जाकर जहाज का एक बड़ा हिस्सा काट कर उसे एयरबैग्स के साथ बांधते हैं और उसे ऊपर पानी पर लाते हैं। लूक और शार्लेट तैयार होते हैं और पुराने जहाज पर कदम रखते हैं। जहाज के अंदर बरसों पुराना सामान पड़ा होता है। एक कमरे में उन्हें एक खास अलमारी मिलती है जिसमें एक सील किया हुआ बॉक्स होता है। बॉक्स को खोलने पर उन्हें वही पेंटिंग मिल जाती है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं और एक छोटा सा जश्न भी मनाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता है। एस्मे और उसके आदमी आ गए होते हैं। उन्हें पता चल गया था कि लूक पेंटिंग चुरा रहा है। वो सबसे पहले एयरबैग फोड़ देते हैं जिससे जहाज धीरे धीरे दोबारा समंदर में डूबने लगता है। एस्मे गन तान कर लूक से कहती है कि पेंटिंग उसके हवाले कर दे वरना वो उसे गोली मार देगी, लेकिन लूक इस बार भी अपनी चालाकी दिखाता है। वो एकदम से हमला कर देता है और शार्लेट भी उसके साथ लड़ाई में जुड़ जाती है। दोनों मिलकर एस्मे और उसके आदमियों को हरा देते हैं, लेकिन डूबते जहाज से निकलना आसान नहीं होता है। पानी, अंधेरा और डूबता हुआ जहाज उनकी जान लेने पर तुला होता है। वो मुश्किल से बचकर वापस आते हैं। जमीन पर लौटने के बाद शार्लेट गुस्से से लूक पर चिल्लाती है, कहती है कि वो इस एडवेंचर के लिए इस तरह की तैयारी नहीं करके आई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद शार्लेट के पति से उसकी बात होती है। उसे पता चलता है कि वो जापान जा रहा है और उसका बेटा थॉमस उसके पास रहने के लिए छोड़ गया है। शार्लेट हैरान रह जाती है क्योंकि उसका पति हमेशा इसके खिलाफ था। तभी उसे समझ आता है ये सब ओवेन का काम है जिसने उससे वादा किया था और अपने बेटे को पास पाकर शार्लेट की जिंदगी में एक पल के लिए खुशी वापस आ जाती है। लूक के पास अब सभी ओरिजिनल पेंटिंग्स होती हैं जिनमें फाउंटेन ऑफ यूथ से जुड़ी छुपी हुई जानकारी मिल सकती है, लेकिन लूक अकेला इनका राज समझ नहीं पाता, इसलिए वो शार्लेट को बुलाता है। शार्लेट, लूक और बाकी टीम मिलकर पेंटिंग्स की एनालिसिस करते हैं और उन्हें एक पुरानी बाइबल के बारे में पता चलता है जिसका नाम दुष्ट बाइबल होता है। ये बाइबल गलत कामों को सही बताती है और इसका संदेश आम बाइबल से उल्टा होता है, इसलिए इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया था। अब वो सब इसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं। लूक को अंदाजा होता है कि ये बाइबल कहाँ मिल सकती है। इसके बाद ओवन पैसे लगाकर एक प्लेन का इंतजाम करता है ताकि वो सब मिलकर दुष्ट बाइबल की तलाश जारी रख सके। प्लेन में सब लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं। इसी बीच लूक की आंख लग जाती है और उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में वो फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीता है, पर जैसे जैसे वो पीता जाता है शार्लेट और उसका बेटा बूढ़े होने लगते हैं। वो घबराकर पानी फेंक देता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। ये सपना भी कनेक्टेड होता है मूवी की मेन स्टोरी से, जो कि हम बाद में देखेंगे। प्लेन में शार्लेट का बेटा थॉमस भी साथ होता है। शार्लेट और लूक दोनों खुश होते हैं। इसके बाद टीम ऑस्ट्रिया पहुंचती है जहां वो एक नेशनल लाइब्रेरी में जाने का प्लान बनाते हैं। एंट्री आसान करने के लिए ओवन लाइब्रेरी को एक बड़ा डोनेशन देता है जिससे स्टाफ उन्हें दुष्ट बाइबल दिखाने
के लिए तैयार हो जाता है। लूक और शार्लेट एक सीक्रेट चेम्बर में जाकर दुष्ट बाइबल देखते हैं और क्लूज ढूंढने लगते हैं। मर्फ गाड़ी में रुकता है ताकि वो बाहर की हालत में नजर रख सके और अगर कोई खतरा आए तो लूक को बता सके। तभी एस्मे आ जाती है। मर्फ लूक को अलर्ट करता है। लूक उसका सामना करने बाहर निकलता है और दोनों के बीच फाइट होती है। एस्मे गन निकाल लेती है लेकिन लूक चालाकी से उसे रस्सी में फंसाकर नीचे लटका देता है। लेकिन एस्मे के आदमियों ने एग्जिट ब्लॉक कर रखा होता है तो लूक एक प्लान बनाता है और अंडरग्राउंड टनल से बाइबल लेकर निकल पड़ता है। वहाँ से मर्फ के साथ बचकर होटल पहुँचता है और अपनी पूरी टीम के साथ मिलता है। वहाँ सब बाइबल को पढ़ते हैं पर क्लू समझ नहीं पाते जो कि एक कोड होता है। थॉमस बताता है कि ये कोड मैथ का नहीं बल्कि म्यूजिकल नोट्स का है। उसे समझ आ जाता है क्योंकि वो म्यूजिक का स्टूडेंट होता है। वो नोट्स को लैपटॉप में कन्वर्ट करते हैं, एक मेलोडी बनती है और उसी में क्लू छुपा होता है गीजा के पिरामिड्स का। और ओवन सबको प्लेन में बिठाता है और उनका अगला सफर शुरू होता है इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ। इस बार की हार के बाद एस्मे बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि अब लू को रोकना नामुमकिन है। तब वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो एक गुप्त सोसाइटी का हिस्सा होता है। वो लोग सदियों से फाउंटेन ऑफ यूथ का राज छुपाए रखे होते हैं ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। एस्मे उन्हीं के लिए काम करती है। जब उस आदमी को समझ आता है कि लूक को रोकना मुश्किल है तब वो एस्मे को एक बैकअप प्लान बताता है, एक चाबी जिससे जरूरत पड़ने पर फाउंटेन को बंद किया जा सकता है। इधर ओवन लूक और टीम के साथ अपने और कुछ सोल्जर्स को भी लेकर फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल पड़ता है। उन्हें लगता है वो अब बहुत करीब है। हेलीकॉप्टर से वो गीजा के पिरामिड्स के पास उतरते हैं। लूक को एक पिरामिड में एक खास रास्ते का पता होता है जहाँ से फाउंटेन का रास्ता मिल सकता है। बाहर कुछ लोग सिक्योरिटी संभालते हैं जबकि लूक, ओवन और शार्लेट कुछ लोगों के साथ पिरामिड के अंदर जाते हैं। अंदर जाके ओवन एक दीवार तोड़ने का हुक्म देता है जबकि पिरामिड की देखरेख करने वाला मना करता है। ओवन का ये डेस्परेट बिहेवियर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रास्ता खुलते ही वो सब अंदर जाते हैं और एक बड़ा पत्थर देखते हैं जिसके नीचे से रास्ता होता है। बाहर इंस्पेक्टर जमाल अपनी फोर्स के साथ पहुंच जाता है। पुलिस और ओवन के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसमें भी वहां पहुंचकर सही मौके का इंतजार करती है। इधर अंदर शार्लेट और थॉमस समझ जाते हैं तोड़ फोड़ करके भी इस भारी भरकम पत्थर को हटाया नहीं जा सकता। थॉमस एक्सपेरिमेंट करता है और पास के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है जिसके वाइब्रेशन से पत्थर हल्का पड़ जाता है और जमीन से ऊपर तैरने लगता है। फिर शार्लेट बस उसे हल्का सा धक्का देती है और पत्थर आराम से हट जाता है। इसके बाद वो लोग नीचे एक लिफ्ट जैसे रास्ते से उतरने लगते हैं। नीचे लूक और शार्लेट एक और पजल सॉल्व करते हैं और एक लाल पत्थर से सीक्रेट डोर खोलते हैं। उस रास्ते के खुलने के बाद वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। नीचे जमीन से एक और रास्ता खुलता है जहाँ नीचे जाके उन्हें सिर्फ चुल्लू भर पानी मिलता है। ओवन लूक को पानी पीने के लिए बोलता है लेकिन लूक मना करता है। शार्लेट समझ जाती है कि ओवन झूठ बोल रहा है। वो बीमार नहीं, सिर्फ फाउंटेन के लिए वो ये सब दिखावा कर रहा था। जब लूक मना करता है ओवन उसे गोली मार देता है। लूक गिरता है लेकिन बच जाता है और फाउंटेन के पास पहुंचता है। जैसे ही लूक पानी छूता है उसके चारों तरफ पानी भर जाता है और बिजली चमकती है। उसे शक्ति मिलती महसूस होती है पर अपने सपने की तरह वो देखता है कि शार्लेट और थॉमस बूढ़े हो रहे हैं। तब वो समझ जाता है कि इस शक्ति की कीमत उनकी जान है। वो पानी पीने से मना कर देता है लेकिन उसकी गोली का घाव ठीक हो जाता है। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि फाउंटेन जादुई है। इसके बाद वो खुद पानी पीता है क्योंकि ओवन इस दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं करता जैसे कि लूक अपनी बहन और उसके बेटे को करता है। इसलिए फाउंटेन उसकी कुर्बानी लेने लगता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। इधर जमाल ओवन के आदमियों को हरा देता है और मौका देकर इसमें जमाल के साथ मिल जाती है। अब दोनों लूक को रोकने का फैसला करते हैं। ये देखकर कि ओवन ने पानी पी लिया है और उसको शक्ति मिलने लगी है, इसमें अपनी चाबी का इस्तेमाल करके रास्ता बंद कर देती है। लूक, शार्लेट और थॉमस वहाँ से भाग जाते हैं। ओवन हमेशा के लिए पिरामिड के अंदर ही कैद हो जाता है। बाहर आकर लूक और शार्लेट सुकून की सांस लेते हैं। एस्मे और जमाल भी चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद लूक को समझ आ जाता है हर शक्ति पाने लायक नहीं होती, कुछ राज छुपे रहना ही बेहतर होते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।